हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट फन पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 10 मैट्रिक परीक्षा होने वाली है। इस वजह से मैं आपके लिए हिंदी के कुछ 100 VVI ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल सक्सेस पॉइंट पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी एक नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पहले नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा है कि बाल गोविंद भगत पुत्र की मृत्यु के बाद पतोहू के रोने के बदले क्या करने को कहते हैं। यानी बाल गोविंद भगत जो है पुत्र की मृत्यु के बाद जो है अपने पोतोहू को रोने के बदले क्या करने के लिए करते हैं। खुशी मनाने के लिए, नाचने को या गाने को या फिर उत्सव मनाने को। तो क्या करने के लिए कह रहे थे? खुशी मनाने के लिए, क्योंकि उनका क्या मानना था कि जब किसी का मृत्यु हो जाता है तो आत्मा जो है परमात्मा से मिल जाता है। 2 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका, पर इसको कोई अभिमान नहीं, किस पाठ से संबंधित है। दीनबंधु निराला, हुनरू का जलप्रपात, चिकित्सा का चक्कर या ईदगाह। तो ये जो लाइन है ये किससे जुड़ा हुआ है, किस पाठ से? तो आपका हुनरू का झरना से जुड़ा हुआ है। ठीक है। 3 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से शीर्षक पाठ में कहा गया है, जिसे किसी प्रचंड चिंता ने पकड़ लिया है, उस बेचारे की जिंदगी ही डैश बदल जाती है, उन्नत हो जाती है, खराब हो जाती है या सुखी हो जाती है। तो क्या हो जाती है सर? खराब हो जाती है। उसकी ज़िंदगी ही क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, जिसको एक कोई चिंता पकड़ लेता है। तो ठीक है। चलिए 4 नंबर की सही संतुलित जीवन के प्रति एक दृष्टिकोण विकसित करने की सीख किस शीर्षक पाठ से मिलती है। बाल गोविंद भगत, चिकित्सा का चक्कर, विक्रमशिला या ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। तो ये जो सही जीवन जीने की जो आपका सीख है, ये वो कौन से शीर्षक से मिलती है, यानी कि कौन से पाठ से मिलती है? तो आपका क्या होगा? ये होगा ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से होगा। ठीक है, क्योंकि ईर्ष्या आदमी को क्या कर देती है? खत्म कर देती है। तो उसी के बारे में बताया है उस कहानी में। ठीक है। चलिए 5 नंबर में कि भिक्षु वर्ग में रहने के बाद आचार्य क्या मानकर शिष्य को बौद्ध सिद्धांतों से परिचित कराते थे? दास मानकर, पुत्रवत मानकर, आम आदमी मानकर या फिर अनुज मानकर। तो क्या मानकर सर? पुत्रवत मानकर, यानी अपने बेटा समझ करके उसको ये ज्ञान देते थे। ठीक है। चलिए हम लोग 6 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दीदी की डायरी शीर्षक पाठ में किसके जादू के करिश्मे को देखकर संजू मचल गई? दीदी के, विमला के, नीलू के या फिर अंजू के। तो किसकी जादू को देख करके सर? दीदी के। किसके? दीदी के। 7 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? बेटे हैं 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने बेटे हैं? केवल एक ही बेटे थे, उनके इकलौते बेटे थे। चलिए 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के रचनाकार हैं प्रेमचंद्र, हरिओद, बेडब बनारसी या फिर आपका रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बाल गोविंद भगत के जो रचनाकार है, लिखने वाले, ये कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी है। ठीक है। चलिए 9 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि स्वर्ग का एक टुकड़ा है मुजफ्फरपुर, नागपुर, छोटा नागपुर या सिंहभूमि। तो स्वर्ग का एक टुकड़ा कौन है सर? आपका छोटा नागपुर को कहा जाता है। ठीक है सर, छोटा नागपुर को स्वर्ग का एक क्या कहा जाता है? टुकड़ा कहा जाता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, याद रखिएगा। ठीक है सर। चलिए 10 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रांची से हुनरू की दूरी कितनी मील है? दूरी कितनी है? 10 मील, 20 मील, 27 मील या फिर 30 मील। तो कितनी दूरी है? 27 मील की दूरी है। ठीक है। 11 नंबर झरना के एक और का जंगल रांची में है, एक और का जंगल डैश लातेहार में, हजारीबाग में, लोहरदगा में या फिर आपका धनबाद में। तो कहाँ है सर? एक और रांची में है, तो दूसरा कहाँ है? हजारीबाग में है। कहाँ पे? हजारीबाग में, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 12 नंबर गोपीचंद्र ने कृष्ण की मुरली क्यों छुपाई? चुराने के लिए, बजाने के लिए, बातचीत करने के लोभ से या फिर तंग करने के लिए। तो किस किस वजह से चुराई थी? बातचीत करने के लोभ से उन्होंने चुराई थी। ठीक है। चलिए 13 नंबर कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? नल के जल से, गंगा जल से, निर्मल जल से या फिर शुद्ध जल से। तो कबीर जो है नर यानी कि लड़के जो है उसकी मन की तुलना किससे करते हैं? नल के जल से करते हैं। ठीक है, नल के जल से। 14 नंबर कि जप माला छपे तिलक सड़े ना एको कामू, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। उपयुक्त दोहा किस कवि के हैं? ठीक है, ये जो आपका दोहा है ये आपका कौन से कवि का है? कबीर, रहीम, बिहारी या फिर आपका हरिओ। तो किस कवि के हैं? बिहारी के हैं। किसके हैं? बिहारी के हैं। और बिहारी ने अपने बिहारी के दोहे में इस जो दोहा है इसमें लिखा है। चलिए
15 नंबर की काकी की सबसे छोटी बेटी कौन है? शांति, मालती, आरती या फिर मानू। तो काकी की सबसे छोटी बेटी जो है वो आपका कौन है? मानू है। कौन है? मानू, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। 16 नंबर कि सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया? पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानंद चौधरी के नौकर को, या पंचानंद चौधरी के मुंशी को। तो किसको बेपानी कर दिया था? पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे को उन्होंने क्या कर दिया था? बेपानी कर दिया था। ठीक है। 17 नंबर अपमान शब्द में उपसर्ग है और अप या फिर आपका अपमा। तो अपमान शब्द में जो उपसर्ग है वो कौन है सर? अप है। उपसर्ग किसको बोलते हैं? जो किसी शब्द के पहले आकर उसका मीनिंग को बदलता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। जैसे मान में अप लग गया तो अपमान हो गया। ठीक है। चलिए, गाने वाला शब्द में प्रत्यय कौन है? प्रत्यय क्या होता है? फिर उपसर्ग का उल्टा होता है प्रत्यय, जो बाद में किसी शब्द के बाद में लगकर समानी बदलता है उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो यहाँ पे गाने वाला में जो वाला है ये क्या है? आपका प्रत्यय है। ठीक है। चलिए, 19 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? शुद्ध माने सही है। कौन सा शब्द आपका सही शब्द है? ठीक है। तो ये आपका उज्ज्वल, ये वाला उज्ज्वल जो है ये आपका शुद्ध शब्द है। ठीक है। चलिए, 20 नंबर की निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? फिर से वही पूछा है, कौन सा शब्द शुद्ध है? निवृत्ति, नक्षत्र, तरित या फिर ज्येष्ठ। तो कौन सा शब्द आपका शुद्ध है? ये ज्येष्ठ शुद्ध है। ठीक है। 21 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द अशुद्ध है? फिर से वही अशुद्ध पूछा है यहाँ पे इस बार, यानी कौन सा शब्द गलत है? मोती, दही, मीठा या खाटा। तो कौन सा शब्द अशुद्ध है? ये तो ऐसे ही लग रहा है खाटा, यानी खट्टा होना चाहिए था यहाँ पे। चलिए, 22 नंबर निम्नलिखित शब्दों में कौन सा वाक्य शुद्ध है? राजू रविवार को आएगा, राजू रविवार के दिन आएगा, राजू रविवार के दिन, रवि के दिन आएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा शब्द यहाँ पे कौन सा वाक्य जो है वो आपका क्या है? इनमें से सही है। तो वो आपका क्या हो जाएगा? ए आपका सही हो, सॉरी बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है। रविवार के दिन आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 23 नंबर जल में जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द होता है, यानी एक शब्द के एक शब्द पूछा है जो आपका जल में जन्म लेता है उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? जल जन्मा, जलज, जल जना या फिर अंडज। तो क्या होता है? जो जल में जन्म लेता है उसको हम लोग जलज बोलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर की एकाएक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इनमें से एक का जो संधि विच्छेद है वो 1 जोड़ 1 है। ठीक है। आपको कम से कम 100 संधि विच्छेद याद कर लेना सर। ठीक है। कोई भी फंस सकता है आपका, 100 जो है संधि विच्छेद आपको याद कर लेना है। 25 नंबर कवि शंकर शैलेंद्र जमीन पर क्या उतार लाने को कहते हैं? स्वर्ग, अमरत्व, झरना या फिर नहर। तो शंकर शैलेंद्र जो है अपने कवि जो लिखा है तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, वही वाला। तो उसमें क्या उतार लाने की बात कर रहा है? स्वर्ग को। ठीक है। उतार ला जमीन पर, तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, वो जो कहानी ये है ना कविता। 26 नंबर नई सुबह के संग सदा तुझे मिली क्या? नई उमर, उमंग, तरंग या फिर आपका स्वराज। तो तुझे मिली क्या? नई उमर, है ना। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। 27 नंबर कि हामिद ने कितने पैसे में चिमटा खरीदा? 1, 2, 3 या फिर 4। तो कितने पैसे में खरीदा था? 3, क्योंकि 3 पैसे उसके पास था भी, है ना। चलिए, 28 नंबर हामिद को की बूढ़ी दादी का नाम था? सबीना, हमीदा, अमीना या फिर शबनम। तो क्या नाम था? अमीना नाम था। 29 नंबर मेले में सिम्मी ने क्या खरीदा? सिपाही, गुजरिया, चिमटा या फिर खंजरी। तो मेले में सिम्मी जो है क्या खरीदता है? चिमटा खरीदता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 30 नंबर हामिद किस कहानी का प्रमुख पात्र है? हौसले की उड़ान, खुशबू रचते हैं हाथ, ईदगाह या ठेस। तो हामिद किस कहानी के प्रमुख पात्र है? तो आपका खुशबू रचते सॉरी ईदगाह, ईदगाह के पात्र है आपका हामिद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, 31 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग कि कर्मवीर परतों को काटकर 31 नंबर की कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? नदी, सड़क, गुफा या फिर महल। तो कर्मवीर जो है पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? सड़क बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सड़क बना देते हैं, यानी कि आपका जो है 20 सही हो जाएगा। 32 नंबर की कवि सैकड़ों मरुभूमि से क्या बहा देने की बात कहता है? नदी, समुद्र, पसीना या फिर आंसू। तो क्या बहा देने की बात करता है मरुभूमि में? नदी, यानी नदियाँ बहा देने की बात करता है। ठीक है सर। चलिए, 33 नंबर कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, किस शीर्षक कविता की पंक्ति है? ये आपका ये जो है ना, ये जो लाइन लिखा हुआ है, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, ये आपका कर्मवीर वाला कविता से लिया गया है। 34 नंबर कि विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्यालय का जो यहाँ संधि विच्छेद है इनमें से कौन सा है? A, B, C, D, इनमें से कौन होगा आपका? विद्या जो आलय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए, 35 नंबर प्रत्येक का संधि विच्छेद कौन सा है?
प्रति जोड़ एक, ठीक है। या फिर मतलब ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, देखिए हमको ऑप्शन बहुत सबका नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सीधे जो है आपको आंसर बता देते हैं सब का, ठीक है। तो आपका प्रत्येक का जो संधि विच्छेद है यहाँ पे क्या होगा सर, आपका प्रति जोड़ एक हो जाएगा, ठीक है, प्रत्येक का संधि विच्छेद, ठीक है। उसी तरह से नायक का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पे नायक का जो संधि विच्छेद होगा क्या होगा सर, नय जोड़ अक, है ना, नय जोड़ अक नायक। 36 का आपका क्या हो जाएगा, डी आपका यानी कि नय जोड़ अक हो जाएगा। 37 नंबर, द्वंद्व समाज में पूर्व पद प्रधान होता है। द्वंद्व समाज में क्या होता है सर, पूर्व पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है, या फिर कोई पद प्रधान नहीं होता। तो द्वंद्व समाज में जो है दोनों पद क्या होता है, प्रधान होता है, यानी कि आपका 37 का जो है ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 38 नंबर, चंद्रशेखर में समास है, बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या फिर द्वंद्व समास। तो चंद्रशेखर में जो है कौन सा समास हो जाएगा सर, कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा, कर्मधारय समास। 39 नंबर की देवकन्या कौन सा समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, अवयवी भाव समास या फिर आपका द्वंद्व समास। तो जो देवकन्या है उसमें कौन सा समास होगा सर, आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 40 नंबर, अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है अ या अनु या वाद या फिर अन। तो यहाँ अनुवाद में उपसर्ग पूछ रहा है, उपसर्ग की जो पहले आता है ना, तो यहाँ वाद से अनुवाद में अनु लगा है, तो ये अनु क्या हो जाएगा आपका उपसर्ग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। 40 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 41 नंबर कि परा उपसर्ग से बने शब्द निम्नलिखित में कौन है। यहाँ उपसर्ग लगने बोला है पहले, ये आपका उपसर्ग दिया हुआ है परा, इससे आपको एक शब्द बनाना है, प्रबल, प्रगति, प्रकृति या फिर उपयुक्त सभी। तो ये सब आपका होगा क्योंकि सब में देखिए बल में प्र लग गया है ना, गति में प्रगति, कृति में प्रकृति, तो यहाँ पे आपको सब क्या है, प्र से बना हुआ उपसर्ग का शब्द, ठीक है। चलिए 42 नंबर की प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है, वही उपसर्ग को पूछ रहा है फिर से, दिन, प्रतिदिन में कौन सा उपसर्ग लगा है, प्रति लगा हुआ है क्योंकि पहले या दिन में क्या लगा है, प्रति लग गया है। चलिए 43 नंबर, होटल के पास क्या था, दवा दुकान, सिनेमा घर, क्लिनिक या फिर आपका सैलून। तो होटल के पास जो है वो क्या था, आपका एक जो है क्लिनिक था, तब ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होता था, और ये जो खेमा था वहाँ पे वो चाय देने के लिए जाता था। कहानी तो कुछ याद आया होगा आपको। चलिए 44 नंबर, खेमा के पिता ने भरण पोषण के दायित्व से मुक्त होने के लिए अपने कितने बेटों को बेच दिया था। ये जो खेमा के पिता थे इस तरह से वो अपना भरण पोषण करने के लिए इस तरह के कितने बेटों को उन्होंने क्या कर दिया था, बेच दिया था। तो कितने बेटों को उन्होंने बेचा था, आपका 4, इस तरह के 4 बेटों को उन्होंने क्या कर दिया था, बेच दिया था खेमा के जैसा, है ना। 45, खेमा शीर्षक पाठ में तुझे तेरे सेठ कितने रुपए देते हैं किसने पूछा, पिताजी ने, ग्राहक ने, लेखक ने या फिर दुकानदार ने। तो ये बात आपका किसने पूछा था, लेखक ने खेमा से पूछा था कि तुझे तेरे सेठ जो है कितने पैसे देते हैं। 46 नंबर की केवड़ा, गुलाब, खस, रातरानी आदि नाम होते हैं, ये नाम लिखा हुआ है, आदि नाम होते हैं मिठाइयों के, फलों के, सब्जियों के या फिर अगरबत्तियों के। तो ये नाम होते हैं, ये सब किसके नाम होते हैं, अगरबत्तियों के नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं, अगरबत्तियों के। आपको अगरबत्ती ये खुशबू रचते हैं हाथ वाला, इससे कविता से लिया गया है। 47 नंबर, गुड़िया का घर किस जिले में है, रोहतास, मुजफ्फरपुर, नालंदा या फिर दरभंगा। तो गुड़िया का जो घर है वो आपका किस जिले में है, तो क्या हो जाएगा, रोहतास जिले में गुड़िया का घर था, ठीक है, ये घर है, ये आपको याद रखना है, बहुत ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है सर। चलिए 48 नंबर कि जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है, ब्लैक बेल्ट, ब्लू बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट या फिर ग्रीन बेल्ट। तो जैनब खानम को कराटे में क्या प्राप्त है, क्या मिला है उसको, तो क्या होगा सर आपका ब्लू बेल्ट होगा, ठीक है, क्या मिला है उसको, ब्लू बेल्ट मिला है। 49 नंबर, श्री कर्पूरी ठाकुर का जन्म समस्तीपुर के किस गांव में हुआ, पिपरा, पीताम्बरा या पितौजिया या फिर पिपराही। तो किस गांव में हुआ था, पितौजिया में हुआ था। कहाँ पे, पितौजिया में, यानी कि आपका जो है सी नंबर सही हो जाएगा। 50 नंबर, कर्पूरी ठाकुर बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने, 1965, 1970, 1967 या फिर 1952। तो जो है कर्पूरी ठाकुर जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री कब बने थे, 1900 जो है आपका 1967 में बने थे। कब बने थे, 1967 में बने थे, ठीक है। वीडियो में अभी तक अगर बने हुए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए 51 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, 1952, 1953, 1954 या फिर 1955। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, तो क्या होगा सर आपका 1952 को हुआ था प्रथम आम चुनाव, ठीक है।
चलिए 52 नंबर की, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, यह पंक्ति किस कविता की है? करमवीर, बच्चे की दुआ, झांसी की रानी या फिर सुदामा चरित। तो ये किसकी है? झांसी की रानी से लिया गया ये पंक्ति है। 53 नंबर, दंत चिकित्सा ने लेखक से प्रति दांत तोड़ने की फीस कितनी बताई? 2 रुपये, 7 रुपये, 10 रुपये या फिर 3 रुपये। तो कितने रुपये बताए थे दंत चिकित्सक ने? तो क्या होगा सर आपका? कितने रुपये लिए थे फीस? कितने मांग रहे थे आपका? 3 रुपये। एक दांत उखाड़ने के कितने रुपये? 3 रुपये। चलिए 54 नंबर की, निम्नलिखित में से किस पाठ की विद्या व्यंग है? बाल गोविंद भगत, खेमा, ठेस या फिर आपका चिकित्सा का चक्कर। तो इनमें से कौन आपका व्यंग है? ठीक है, तो कौन सा व्यंग है आपका सर? चिकित्सा का चक्कर, ये आपका व्यंग है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे होता है ना व्यंग, एकांकी, कहानी, कविता, उसी तरह से। 55 नंबर की, जादू वंश मणि किन्हें कहा जाता है? जरासंध को, कंस को, कृष्ण को या फिर शिशुपाल को। तो जादू वंश मणि जो है वो किन्हें कहा जाता है सर? कृष्ण को। किसको? कृष्ण को। 56 नंबर, कवि हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? तुम्हारा घर मिल जाएगा, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, तुम्हारा पहाड़ मिल जाएगा या फिर तुम्हारा दोस्त मिल जाएगा। तो कवि जो है हिरण के बच्चे को क्या आश्वासन देता है? ये हिरण के बच्चे को कविता से लिया गया है। तो क्या आश्वासन देता है सर? तुम्हारी माँ मिल जाएगी, क्योंकि उसकी माँ खो गई थी और वो मतलब भटक गया था। राह चलते हिरण के बच्चे को ना, ऐसे कुछ नाम है उसका। ठीक है, राह भटके हिरण के बच्चे को। 56 नंबर सवाल की तरफ अच्छा ये हो गया 56 नंबर। 57 नंबर की, स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर कहाँ गिरती है? सागर में, महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या फिर गुफा में। तो कहाँ गिरती है सर? बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, चलिए 58 नंबर की, बिहारी के दोहे में कितने तरह के दोहे शामिल है? 2 तरह के, 3 तरह के, 4 तरह के या फिर 5 तरह के। कितने तरह के दोहे शामिल है बिहारी के दोहे में? आपका 3 तरह के दोहे। कितने तरह के? 3 तरह के। चलिए 59 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि खेती बाड़ी के समय गांव के किसान किसकी गिनती नहीं करते थे? हरचरन की, सिरचन की, भूखन की या फिर शिवलोचन की। तो किसकी गिनती नहीं करते थे? सिरचन की। ठीक है, उसको क्योंकि उसको निकम्मा और क्या कामचोर ऐसे मानते थे। चलिए 60 नंबर की, तुम्हारी भाभी नाखून से खाट कर तरकारी परोसती है, किसने कहा? मानू ने, बड़ी भाभी ने, सिरचन ने या फिर चाची ने। तो ये बात किसने कहा था? ये बात जो है आपका किसने कहा था सर? सिरचन ने कहा था। ठीक है, ये बात किसने कहा था? सिरचन ने कहा था। 61 नंबर की, बैठक में प्रत्यय है क, अ, अक या फिर कु। फिर से वही प्रत्यय पूछा है, यानी प्रत्यय जो बाद में जो लग करके उसका मानी बदलता है उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो इनमें बैठक में प्रत्यय क्या होगा सर? अक होगा, है कि नहीं? क्या होगा? अक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, क होगा, है ना? क्या होगा? क हो जाएगा। बैठक में क्या होगा? प्रत्यय क्या हो जाएगा आपका? क हो जाएगा, क्योंकि क यहाँ पे बैठ में क्या लग गया? क लग गया है। चलिए 62 नंबर, गरीबी में कौन सा प्रत्यय है? गरीब, ई, दीर्घई या फिर इक। तो प्रत्यय बोल रहा है ना, जो बाद में लगता है। तो गरीबी में कौन सा प्रत्यय होगा? तो आपका क्या हो जाएगा सर? दीर्घई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गरीब, क्योंकि गरीब में क्या लग गया है? दीर्घई लग गया है और दीर्घई का चिन्ह होता है ऐसे, गरीब जो दीर्घई, गरीबी, है कि नहीं? चलिए 63 नंबर की, गंगा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भागीरथी, मंदाकिनी, सुरसरी या फिर सरिता। तो गंगा का पर्यायवाची इनमें से कौन नहीं है? तो क्या हो जाएगा सर आपका? सरिता हो जाएगा। ठीक है, सरिता। तालाब का शायद होता है सरिता या फिर नदी का होता है, लेकिन गंगा का क्या होता है? भागीरथी, मंदाकिनी और सुरसरी सब होता है कि नहीं? चलिए 64 नंबर की, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अंगन या फिर अनंग या फिर अनूप। तो हवा के लिए जो पर्यायवाची है इनमें से कौन होगा? अनिल होगा। क्या होगा? अनिल, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा? एक सही हो जाएगा, क्योंकि अनल मतलब आग होता है। अनिल और अनल दोनों दिया हुआ है कंफ्यूजन के लिए, आपको ध्यान रखना है। 65 नंबर, गणेश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? गणपति, लंबोदर, गजानन या फिर महादेव। तो गणेश का जो पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन नहीं है? तो क्या होगा सर आपका? महादेव। ठीक है, क्योंकि गणपति भी होता है, लंबोदर भी होता है, गजानन भी होता है। 66 नंबर, हाथी का पर्यायवाची शब्द है घोटक, मृगराज, गज या फिर कपि। तो हाथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? गज, है ना? क्या होगा? गज होगा इनमें से, क्योंकि घोटक तो घोड़ा का है। 66 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 66 के बाद बोल रहे हैं 67 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निंदा का विलोम है सुस्ती,
संस्तुति या फिर संवेदना या फिर स्तवन। तो निंदा का विलोम शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होगा आपका? स्तुति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निंदा का क्या हो जाएगा? स्तुति। ठीक है, चलिए 68 नंबर, अग्नि का विलोम बताएं। पवन, समीर, जल या फिर जल्दी। तो अग्नि का जो विलोम शब्द होगा वो आपका क्या होगा? जल हो जाएगा। अग्नि का क्या होता है? जल होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर, अल्प का विलोम शब्द क्या होगा? ज्यादा, अति, थोड़ा या कम। तो अल्प माने थोड़ा होता है, उसका विलोम क्या होगा? अति होगा, अति का अल्प। 70 नंबर, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? 4, 5, 6 या फिर 7। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में जो है कितने विश्वविद्यालय थे? तो आपका 6 विश्वविद्यालय थे। कितने? 6 विश्वविद्यालय थे उनके प्रांगण में। 71 नंबर, लामा संप्रदाय की शुरुआत किसने की? आर्यभट्ट, आतिश दीपशंकर, धर्मपाल या फिर आचार्य शांति रक्षित। तो लामा संप्रदाय की जो शुरुआत है वो आपका किसने किया था सर? तो आपका क्या हो जाएगा? आतिश दीपशंकर ने किया था। ठीक है, चलिए 72 नंबर, व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या लिखना चाहिए? भजन, डायरी, गीत या फिर कहानी। तो व्यक्ति को यानी कि मनुष्य को रोज क्या लिखना चाहिए सर? आपका डायरी लिखना चाहिए, है ना। दिन की बातें जो हम लोग लिखते हैं, पूरे दिन की बात हम लोग लिखते हैं उसमें, डायरी में। चलिए 73 नंबर, दीदी की डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? वंशीधर श्रीवास्तव, रामवृक्ष बेनीपुरी, संकलित या फिर कामता प्रसाद सिंह काम। तो दीदी की डायरी जो है वो आपका किसके द्वारा लिखी गई है? संकलित के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, किसके द्वारा? संकलित के द्वारा। 74 नंबर, पावस की फुहार पड़ने पर किसके सितार बज उठते हैं? योगी के, साधु के, पंछी के या फिर नर्तकी के। तो किसके हो जाएगा आपका? पंछी के। ठीक है, क्या हो जाएगा? पंछी हो जाएगा आंसर। 75 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि निर्झर के पास पीपल सुनता रहता, कल कल छल छल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? गोपाल सिंह नेपाली, रामधारी सिंह दिनकर, नरोत्तम दास या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो ये जो लाइन है, निर्झर के पास पीपल सुनता रहता है, कल कल छल छल, ये कौन सा कविता से लिया गया है? पीपल कविता से। तो पीपल का जो आपका लेखक है पीपल कविता का, उसका लेखक कौन है आपका? गोपाल सिंह नेपाली है। कौन है? गोपाल सिंह नेपाली है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 76 नंबर, निंदा में ही होता प्रभात, कट जाती है इस तरह रात, फिर वही बात रे बात वही फिर वही बात रे वही बात। किस कविता की पंक्ति है? तू जिंदा है तो, पीपल, करमवीर, सुदामा चरित्र। तो ये जो आपका लाइन है, ये पंक्ति, ये कौन सी कविता से जुड़ा हुआ है, यानी कौन सी कविता से लिया गया है? वही पीपल से लिया गया है। ठीक है सर, चलिए 77 नंबर, इच्छा पूर्ति करने वाला काल्पनिक पेड़ को कहते हैं? इच्छा पूर्ति पेड़, मनोकामना पूर्ति पेड़, अल्पतरु या फिर कायाकल्पतरु। तो क्या होगा सर आपका? इच्छा पूर्ति करने वाले जो काल्पनिक पेड़ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या होगा सर? कल्पतरु हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर की, जो रहीम दीन ही लखें, दिन बिंदु सम होए, ये किनके प्रसिद्ध दोहे की एक पंक्ति है? कबीर, रहीम, मोहम्मद इकबाल या फिर बिहारी। ये किसके प्रसिद्ध दोहे है? ठीक है, तो क्या होगा सर आपका? रहीम के। ठीक है, किसके? रहीम के। रहीम ने कहा था ये, जो रहीम दिन ही लखें, दिन बंधु सम होए, है ना, ये आपका रहीम ने लिखा था। 69 नंबर कि दीन बंधु निराला शीर्षक पाठ से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अपने मित्रों के लिए क्या थे? साहित्य अनुरागी थे, बुरे व्यक्ति थे, मुक्तहस्त दोस्त प्रस्त थे या कठोर व्यक्ति थे? तो क्या थे सर? वो आपका मुक्तहस्त दोस्त प्रस्त थे। ठीक है, चलिए 80 नंबर की, बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? बुद्ध शरण गच्छामि किसने कहा? अकबर ने, अशोक ने, चाणक्य ने या फिर औरंगजेब ने। तो किसने कहा था? ये अशोक ने कहा था। ये अशोक का शस्त्र त्याग वाला ऐसा लिया गया है। ठीक है, जब वो शांति केस में चला गया था तब वो प्रण लिया था वो। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? बुद्ध शरण गच्छामि का मतलब होता है बौद्ध धर्म की शरण में आता हूँ, याद रखिएगा, ये तो भी पूछ जाता है आपका। 81 नंबर, कलिंग संबंधित है रानी लक्ष्मी बाई से, पद्मा से, अशोक से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कलिंग जो है वो किससे संबंधित है आपका? जो है आपका किससे संबंधित होगा? पद्मा से। किससे संबंधित है? पद्मा से संबंधित है। चलिए 82 नंबर, अशोक का शस्त्र त्याग गद्य की कौन सी विद्या है? रेखा चित्र, कहानी, एकांकी या फिर आपका नाटक। तो ये अशोक का शस्त्र त्याग जो है वो आपका क्या है सर? एकांकी है। क्या है? एकांकी है।
चलिए 83 नंबर की अशोक का शस्त्र त्याग शीर्षक पाठ में मगध के सैनिकों के शिविर कहाँ लगे हैं? पहाड़ के नीचे, नदी के किनारे, मैदान में या फिर झरना के पास। तो कहाँ पर लगा हुआ है सर मगध के सैनिकों का शिविर, यानी कि आपका उसका हम लोग टेंट बोलते हैं, कहाँ लगा हुआ है? तो आपका जो है मैदान में लगे हुए हैं। कहाँ पर? मैदान में। 84 नंबर ईर्ष्यालु व्यक्ति आनंद नहीं उठा पाता है जो दूसरों के पास है, जो उसके पास मौजूद है, जो पड़ोसी के पास मौजूद है, जो भाई के पास मौजूद है। तो क्या होगा? जो उसके पास मौजूद होता है उसका आनंद वो नहीं उठा पाता है, क्योंकि वो ईर्ष्या करता है तो उसके पास जो होता है ना वो उसका अपना फ़ायदा नहीं उठा पाता है, दूसरे का देख करके सिर्फ ईर्ष्या करते रहता है ना, जलते रहता है। ठीक है, चलिए 85 नंबर वकील साहब डैश ईर्ष्यालु है, परोपकारी है, उदासीन है या फिर राजनीतिज्ञ है। तो वकील साहब जो है वो आपका क्या होगा सर? ये ईर्ष्यालु है। वकील साहब क्या है? ईर्ष्यालु है। 86 नंबर ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, आचार्य शिवपूजन सहाय या बंशीधर श्रीवास्तव। ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के जो रचयिता है वो आप दिनकर है। ठीक है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से के कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है। ठीक है, चलिए 87 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या लिखा है कि जब मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या का उदय होता है तो क्या होता है? सामने का सूर्य उसे मध्यमा सा दिखने लगता है, दुखी हो जाता है, व्याकुल हो जाता है या फिर आपका खुशी हो जाता है। तो जब मनुष्य के हृदय में जो ईर्ष्या आ जाता है ना तो क्या होता है सर? सामने का सूरज जो है उसे क्या दिखने लगता है? मध्यमा दिखने लगता है। ठीक है, सामने का सूरज क्या दिखने लगता है? मध्यमा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका क्या हो जाएगा? ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए 88 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या लिखा है कि मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागद की लेखी। पंक्ति उद्धृत है कबीर के पद से, पीपल से, क्रमवीर से या फिर बिहारी के दोहे से। यानी कि ये पंक्ति आपका कहाँ से लिया गया है? तो ये जो पंक्ति है ये आपका कहाँ से लिया गया है सर? आपका कबीर के पद से लिया गया। कहाँ से? कबीर के पद से। 89 नंबर कबीर किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, दोनों या फिर किसी के नहीं। तो कबीर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये एग्जाम में पूछता है किस भक्ति धारा के कवि हैं? तो क्या हो जाएगा सर आपका? निर्गुण भक्ति धारा के वो कवि हैं। ठीक है, 90 नंबर की तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किसने किया? गौतम बुद्ध, आतिश दीपशंकर, महावीर या फिर आपका हरिभद्र ने। तो तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो प्रचार प्रसार है वो आपका किसने किया था सर? आतिश दीपशंकर ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। 91 नंबर की अक्षौ तरौ ज्ञा स्रव को क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त पद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये जो आपका व्यंजन है इसको हम लोग क्या कहते हैं सर? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। यानी कि आपका जो है बी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि ये अक्षो जो है क और तालबसो से मिलकर बना होता है कि नहीं? तो त और र से मिलकर बना होता है, इसी तरह से। चलिए 92 नंबर की चिड़िया शब्द है तत्भव, तत्सम, देशज या फिर विदेशज। तो ये जो चिड़िया शब्द है वो आपका क्या है सर? देशज है, यानी कि देसी शब्द है। ये हमारे देश के अंदर का, यहीं से आपका उद्गम हुआ है उसका शब्द का। ठीक है, चलिए 93 नंबर किसी वस्तु, स्थान, व्यक्ति या भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर आपका समास। तो क्या कहते हैं सर? उसको संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। 94 नंबर मैं आप ही चला जाऊंगा में आप कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मैं आप ही चला जाऊंगा में आप जो है वो आपका क्या होगा सर? निजवाचक सर्वनाम होगा। क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम होगा, याद रखिएगा। 95 नंबर पेड़ से पत्ते गिरते हैं इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, आपादान, अधिकरण। तो ये जो कर्म है इसमें जो से है ये आपका क्या होगा सर? आपादान होगा। क्या होगा? आपादान होगा, क्योंकि जिससे अलग होने का बोध होता है उसको आपादान बोलते हैं। तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं अलग होता है ना। चलिए 96 नंबर राष्ट्र का विशेषण होता है राजकीय, राष्ट्रपति, राष्ट्रीय या फिर राष्ट्र। तो राष्ट्र का विशेषण क्या बनेगा सर आपका? राष्ट्रीय बनेगा। क्या बनेगा? राष्ट्रीय बनेगा। ठीक है, 97 नंबर मैंने देखा होगा वाक्य की क्रिया किस काल की है? आसन्न भूत, सामान्य भविष्य, संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान या फिर संदिग्ध भूत। तो मैंने देखा होगा वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो क्या होगा सर आपका? संदिग्ध भूत होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा।
98 नंबर की जाति शब्द का लिंग निर्णय करें, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंगी या फिर आपका इनमें से कोई नहीं। तो जाति शब्द जो है वो आपका क्या है सर? ये जो है आपका स्त्रीलिंग है। जाति शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। 99 नंबर नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ है, मुसीबत होना, अवसरवादी होना, अत्यंत प्रिय होना या फिर आफत गले में पड़ना। तो नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है सर? अत्यंत प्रिय होना, यानी बहुत ज़्यादा प्यारा होना। नाक का बाल होना का मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा प्यारा होना। चलिए, जैसी करनी वैसी क्या? तरनी, भरनी, मरनी या फिर करनी। तो जैसी भरनी वैसी क्या होता है? करनी। ये तो कहावत है, जैसी करनी वैसी, सॉरी, जैसी करनी वैसी क्या होगा? भरनी होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा ना। जैसी करनी वैसी भरनी कहाँ से हो जाएगा? चलिए, हम लोग का वीडियो कंप्लीट हो चुका है। हम लोगों ने 100 ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करने के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसलिए हम लोग 100 ऑब्जेक्टिव्स पूरा का पूरा 100 ऑब्जेक्टिव्स हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपको सब्सक्राइब करने में और लाइक करने में 1 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह के और एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जाते जाते आपको बता दें कि इससे पहले भी हमने और भी हिंदी के वीडियो डाले हैं। आप चाहें तो जाकर के हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना।